गुड मॉर्निंग। गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आज हम लोग एक डिस्कशन करेंगे। हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन था जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु का डिस्कशन करेंगे। अ, जब हम लोग हिस्ट्री शुरू किए थे उस दिन, तो पाषाण काल के बारे में सारे क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। और उससे निचोड़ जो निकल करके आया है, उस निचोड़ को आज हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लें, ताकि उससे और किसी तरह का क्वेश्चन बने तो वो छूटे नहीं हम लोगों का। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आज हम लोग शुरू करेंगे जो पाषाण काल है। तो पाषाण काल में कौन कौन सी संस्कृति हुई, कहाँ से क्या प्राप्त हुआ, किस ढंग से कहाँ रिसर्च किसने किया, उन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लिखिए कि पाकिस्तान का एक एरिया था पंजाब। पाकिस्तान, अभी वर्तमान पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है, वहाँ सोहन नदी घाटी क्षेत्र था। कौन सा? सोहन नदी घाटी क्षेत्र दिख रहा है? ठीक है, अब दिखेगा। ओके, तो ये सोहन नदी घाटी क्षेत्र है। यहाँ पे डी टेरा नाम के एक क्या है, एक डी टेरा नाम के एक साइंटिस्ट गए थे वहां पे, और 1935 ईस्वी में उन्होंने अनुसंधान किया। वहां पे जो पुरातत्व स्थल मिला था सोहन नदी घाटी क्षेत्र, उस पुरातत्व स्थल की मतलब उन्होंने क्या क्या खनन करवाया था, उन्होंने डी टेरा ने, कब? 1935 ईस्वी में। और वहां से जो हमें प्राप्त हुआ उसको बोलता है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण। जो उपकरण हम लोगों को सोहन नदी घाटी क्षेत्र से मिला था पंजाब वाले एरिया में, उसको हम लोगों ने क्या कहा है? चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण। तो कभी कभी मैचिंग के लिए जाता है कि चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से मिले थे। राइट साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, पंजाब, पाकिस्तान या सोहन नदी घाटी क्षेत्र। तो इस तरह के लिए तो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण हमें कहाँ से प्राप्त हुए? सोहन नदी घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुए। जहाँ का खनन किन्होंने करवाया था? डी टेरा ने करवाया था। कब? 1935 ईस्वी में। तो पंजाब पाकिस्तान का जो एरिया था सोहन नदी घाटी क्षेत्र, वहां पर डी टेरा ने खनन करवाया, और खनन करने से जो हमें चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे। खनन करने के पश्चात हमें क्या मिले? चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे। दूसरा स्थान है, वो है बद मदुरै। बद मदुरै ये साउथ इंडिया का है, मद्रास के आसपास का एरिया है, बद मदुरै। और एक जगह है अतिरम पक्कम। अतिरम पक्कम कहा जाता है कि जो बद मदुरै वाला एरिया है, बद मदुरै वाला जो एरिया है, यहाँ से हम लोगों को हैंडेक्स संस्कृति का उपकरण प्राप्त हुआ था। हैंडेक्स संस्कृति का उपकरण प्राप्त हुआ था। कौन सा? हैंडेक्स संस्कृति का उपकरण प्राप्त हुआ था। कहाँ से? बद मदुरै से। ये मद्रास के पास में है। और एक कई बार क्वेश्चन आया है कि पहला हैंडेक्स कहाँ से प्राप्त हुआ था? पहला हैंडेक्स कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो जो पहला हैंडेक्स था हम लोगों का, वो प्राप्त हुआ था पलवरम। पलवरम साउथ इंडिया में ही है, मद्रास के आसपास का ही एरिया है पलवरम। कौन सा? पलवरम। तो पहला हैंडेक्स हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? पलवरम से प्राप्त हुआ है। और किसे प्राप्त हुआ था? तो इसका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट। और ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। भूगर्भ वैज्ञानिक थे, और साथ साथ में पुरातत्वविद भी थे। पुरातत्वविद, भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद थे। कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने 1863 ईस्वी में बद मदुरै, सॉरी, जो पलवरम है चेन्नई वाला एरिया, रॉबर्ट ब्रूस फुट को पलवरम जो मद्रास का एरिया था, वहां से क्या मिला था? पहला हैंडेक्स मिला था। पहला हैंडेक्स मिला था कब? 1863 ईस्वी में। और रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। अच्छा, इन्हीं के एक दोस्त थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट के ही एक दोस्त थे, विलियम किंग। विलियम किंग। विलियम किंग जब रिसर्च कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे, खुदाई करवा रहे थे अतिरम पक्कम में, ये भी साउथ इंडिया में ही है, मद्रास के आसपास, अतिरम पक्कम। विलियम किंग जब यहाँ अतिरम पक्कम में खुदाई कर रहे थे, तो यहाँ यहाँ उनको क्या मिला? पूर्व पाषाण काल का उपकरण मिला था। पूर्व पाषाण काल का उपकरण मिला था। अतिरम पक्कम से पूर्व पाषाण काल का उपकरण मिला था। और 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट को पलवरम से क्या मिला था? पहला हैंडेक्स मिला था। क्लियर हो गया?
अच्छा, दो जगह का हम लोग बात कर लिए, पंजाब का पंजाब का सोहन नदी घाटी क्षेत्र, जहां हमें चापर चापिंग पेबुल संस्कृति का उपकरण मिला था डिटेरा के द्वारा, और बद मदुरई और अतिरम पक्कम। बद मदुरई भी मद्रास के आसपास है, अतिरम पक्कम भी मद्रास के आसपास है। बद मदुरई जो एरिया है, यहाँ से हमें क्या मिला और अतिरम पक्कम से क्या मिला था, तो हैंडेक्स संस्कृति का उपकरण मिला था। क्या? हैंडेक्स संस्कृति का उपकरण मिला था। हैंडेक्स क्या होता है? हैंडेक्स होता है जो हाथ से जो उपकरण हम लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हैंड एक्स, जैसे कुल्हाड़ी टाइप का हो गया। तो हैंडेक्स संस्कृति का उपकरण कहाँ से मिला था? बदमदुरई और अतिरम पक्कम से मिला था। इसमें पहला क्वेश्चन आएगा, पहला हैंडेक्स कहाँ से मिला और कब मिला? तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला। कब? पलवरम में 1863 ईस्वी में। ठीक है। रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे। इन्हीं के फ्रेंड थे विलियम किंग। इनको पूर्व पाषाण काल का उपकरण मिला। विलियम किंग को क्या मिला? पूर्व पाषाण काल का उपकरण मिला। और कहां से मिला? तो अतिरम पक्कम से मिला। तीसरा क्षेत्र हम लोग बात करेंगे बेलन घाटी। तीसरा क्षेत्र का बात करेंगे बेलन घाटी। ये जो बेलन घाटी है, यहाँ GR शर्मा अनुसंधान कर रहे थे। वहां पे खनन कौन करवा रहे थे? GR शर्मा। और GR शर्मा जब वहां अनुसंधान करा रहे थे, तो उनको पूर्व पाषाण काल से संबंधित 44 पुरातत्व स्थल मिला था। पूर्व पाषाण काल से संबंधित कितने स्थल मिला था? पुरातत्व स्थल 44 पुरातत्व स्थल प्राप्त हुआ था। किनको? GR शर्मा को। कहा? बेलन घाटी क्षेत्र में। और क्या प्राप्त हुआ? कई सारे उपकरण वहां से प्राप्त हुए थे। बेलन घाटी से 44 पुरातत्व स्थल, कब का? पूर्व पाषाण काल का। और कई उपकरण प्राप्त हुए थे। इसके अलावा अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा भी प्राप्त हुई थी। अस्थि से निर्मित, हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। कहा? बेलन घाटी क्षेत्र से। किनको? GR शर्मा जब अनुसंधान कर रहे थे तब। और ये जो मातृ देवी की प्रतिमा है, ये अभी भी संरक्षित रखा गया है कौशाम्बी में। कौशाम्बी संग्रहालय है, वहां पे अभी भी संरक्षित रखा गया है। तो ये बेलन घाटी का बात कर लिए, पंजाब का, बदमदुरई, अतिरम पक्कम का और बेलन घाटी का। अब हम लोग आते हैं मध्य पुरा पाषाण काल को क्या कहा जाता था? मध्य पुरा पाषाण काल को क्या कहा जाता था? उसका एक दूसरा नाम भी है। मध्य पुरा पाषाण काल का एक दूसरा नाम है, देखिए ठीक से, यहाँ देखिए, मध्य पुरा पाषाण काल। अभी हम लोग बात क्या कर रहे थे? पूर्व पाषाण काल का। अच्छा, मध्य पुरा पाषाण काल की जो संस्कृति है, इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक जो इस तरह का रहता है, फलक संस्कृति का काल भी कहा जाता है। किसको? मध्य पुरा पाषाण काल को। मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति का काल भी कहा जाता है। इस समय जो फलक बनते थे, जो मध्य पुरा पाषाण काल के जो फलक बनते थे, उन फलक उपकरणों का जो निर्माण होता था, वो क्वार्टज पत्थरों से किया जाता था। फलक संस्कृति के जितने फलक बनते थे, जो कि मध्य पुरा पाषाण काल की बात है, वो किन पत्थरों से बने होते थे? क्वार्टज पत्थरों से बने होते थे। क्वार्टज पत्थरों से बने होते थे, इंपॉर्टेंट है, क्वार्टज पत्थरों से बने होते थे। आइए मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल जो है, आर्कीबाइल्ड कार्लाइल इसको शैल चित्र की खोज की थी इस काल का। आर्कीबाइल्ड कार्लाइल ने शैल चित्र की खोज की थी मध्य पाषाण काल का। कब? तो इसके बारे में मेनली जानकारी मिलता है 1867 1868 ईस्वी में। इसके बारे में जानकारी मिला क्या? मध्य पाषाण काल का। कैसे? जब आर्कीबाइल्ड कार्लाइल ने शैल चित्र का खोज किया तब। 1867-68 में आर्कीबाइल्ड कार्लाइल ने जब शैल चित्र का खोज किया, तब पता चला मध्य पाषाण काल के बारे में कि इसमें क्या हुआ होगा। तो जब उन्होंने खोज किया तो उससे कुछ रिजल्ट आए, और जो अनुसंधान हुआ उसे पता चला कि मानव अस्थि पंजर उस समय का प्राप्त हुआ। मानव का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ था। और क्या? सूक्ष्म उपकरण, छोटे छोटे, जो मध्य पाषाण काल था उसमें उपकरण छोटे होने लगे थे। पहले बड़ा बड़ा उपकरण बनता था, फिर डेवलपमेंट हुआ तो फिर छोटे उपकरण बनने लगे। तो मध्य पुरा पाषाण काल में जो था, सूक्ष्म उपकरण मिलने लगे। ठीक है। अब जब इस काल में हुआ तो हम लोगों के जो भारत में कई सारे स्थल प्राप्त हुए, उन स्थलों में गुजरात का जो लंघनाज एरिया है, गुजरात का जो लंघनाज एरिया है, वहां से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? लघु पाषाण काल का उपकरण प्राप्त हुआ, पशु की हड्डी प्राप्त हुआ, कुछ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुआ, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। कितने? 14 मानव कंकाल 14 प्राप्त हुए थे। कहां से? गुजरात के लंघनाज वाले एरिया से।
गुजरात के लंघनाजार वाले एरिया से हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ? लघु पाषाण उपकरण, यानी पत्थरों से बने हुए छोटे उपकरण। लघु पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर, लघु छोटे पत्थरों के उपकरण, पशुओं की हड्डी, कुछ मिट्टी के बर्तन और 14 मानव कंकाल। तो ये क्वेश्चन आया है कि 14 मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए थे? 4 ऑप्शन दे देगा, तो लंघनाज एरिया था। लंघनाज एरिया था कहां का? गुजरात का। उत्तर प्रदेश से क्या क्या प्राप्त हुआ है? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला, यहाँ से जो प्रतापगढ़ जिला है, यहाँ पे 2-3 स्थल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है महदहा। पहला कौन सा है? महदहा। ये देखिए, महदहा उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला का पहला जगह है महदहा। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण। हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण। महदहा से क्या प्राप्त हुआ था? हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण, और साथ में आभूषण भी। इसी तरह से हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण और कहां से प्राप्त हुआ है? तो सराय नहार से भी प्राप्त हुआ। ये भी वही है, कहां? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। सराय नहार से भी क्या प्राप्त हुआ? हड्डी और सींग के उपकरण प्राप्त हुआ। आभूषण भी यहाँ से प्राप्त हुआ। आभूषण भी प्राप्त हुआ। अच्छा, एक चीज और बता दें कि जो महदहा वाला एरिया है, ये महदहा, इसको 3 भागों में बांटा गया था। पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि महदहा का जो एरिया था उसको 3 भागों में बांटा गया था। एक निवास और कब्रिस्तान क्षेत्र, दूसरा झील क्षेत्र, और तीसरा जो आप उसको बोलते हैं बुचड़खाना संकुल क्षेत्र। महदहा को 3 क्षेत्र में बांटा गया था। कौन कौन सा? झील क्षेत्र, बुचड़खाना क्षेत्र या बुचड़खाना संकुल क्षेत्र पूरा लिखाता है, और तीसरा निवास या कब्रिस्तान वाला क्षेत्र। तो हम लोगों को जो हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुआ है महदहा से, और साथ में आभूषण जो प्राप्त हुआ है, वो यही बुचड़खाना वाला क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ था? बुचड़खाना वाला क्षेत्र से प्राप्त हुआ। फिर से हम बता दे रहे हैं, ये जो महदहा वाला एरिया है, इसको 3 भाग में बांटे थे। एक हो गया बुचड़खाना, दूसरा हो गया झील क्षेत्र, और इसका जो तीसरा जगह था उसको बोलते थे हम लोग कब्रिस्तान या निवास स्थान क्षेत्र। कब्रिस्तान या निवास स्थान क्षेत्र। निवास स्थान क्षेत्र, ठीक है। तो महदहा को 3 भागों में बांटा गया था। झील क्षेत्र, कब्रिस्तान और निवास स्थान क्षेत्र, और बुचड़खाना संकुल क्षेत्र। इस बुचड़खाना संकुल क्षेत्र से हमें हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुआ था, आभूषण प्राप्त हुआ था। देखिए, याद रखने के लिए और भी आसान इसलिए है कि जो हड्डी मिलेगा वो बुचड़खाना से ही मिलेगा। पशुओं को मारने का काम कहाँ होता है? बुचड़खाना में होता है। तो बुचड़खाना क्षेत्र से ही हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण मिले थे, और आभूषण भी साथ साथ में मिले थे। और ये महदहा में को 3 भाग में बांटा गया था। सराय नहार जो एरिया है, वहां से भी हम लोगों को हड्डी और सींग का उपकरण मिला था, आभूषण मिला था। लेकिन सराय नहार से एक और इंपॉर्टेंट चीज मिला, वो था एक समाधि से 4 मानव कंकाल। जो निवास स्थान क्षेत्र था वहां पे समाधि होता था। निवास स्थान और कब्रिस्तान क्षेत्र आसपास में ही होता था। तो निवास स्थान से और कब्रिस्तान वाला जो क्षेत्र था, वहां से जो सराय नहार का एक एरिया था, उसके निवास स्थान के क्षेत्र से हम लोगों को एक समाधि मिला है, जहां पे 4 मानव कंकाल एक ही समाधि में था। 4 मानव कंकाल एक ही समाधि में था। 4 मानव कंकाल एक ही समाधि में था। वो कहां से प्राप्त हुआ है? सराय नहार से प्राप्त हुआ है। और सराय नहार की एक और विशेषता थी कि वहां का जो कब्र होता था, सराय नहार का जो कब्र होता था, वो छिछली और अंडाकार होता था। सराय नहार खां का कब्र कैसा होता था? छिछली और अंडाकार होता था, ठीक है। महदहा का बता दिए यहाँ पे कि महदहा से हम लोगों को क्या मिला? हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण मिला, आभूषण मिला। हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण और आभूषण कहां से मिला महदहा में? तो बुचड़खाना वाला क्षेत्र से मिला। एक चीज और आपको महदहा में याद करना पड़ेगा, जो हम लोगों का महदहा वाला एरिया है, वहां 41 समाधान मिले थे। समाधान मतलब सब जहां गड़ा हुआ है। 41 समाधान टोटल मिले थे। कहां से? महदहा से। जो 41 समाधान महदहा से मिला था, उसी को यहाँ पे डिस्कशन किए हुए हैं। इस 41 समाधान में से एक समाधान ऐसा था, इस 41 समाधान में से एक समाधान ऐसा था जहां से 3 मानव का कंकाल मिला था। रिपीट, 4 मानव कंकाल हम लोगों को कहां से मिला? सराय नहार से। 4 मानव कंकाल एक ही समाधान से कहां से मिला था? सराय नहार खां से। और 3 मानव कंकाल की हम बात कर रहे हैं, तो 3 मानव कंकाल एक समाधान से मिला था, कहां? महदहा से। और महदहा में एक और ऐसा जगह मिला जहां पे 5 कब्र ऐसे थे, 5 समाधान ऐसे थे जहां 2-2 मानव कंकाल थे। महदहा में ही
एक ऐसा समाधान था जिसमें 5 ऐसा समाधान था जिसमें 2-2 मानव कंकाल थे, यानी जुग्म में थे, जुगल में थे। तो जुग्म समाधान कहाँ से मिला? जुग्म मानव कंकाल कहाँ से मिला? तो महादाह से मिला। और कितने? तो 5। 5 मानव जुग्म कंकाल, 5 मानव युग्म कंकाल कहाँ से मिला था? महादाह से मिला था। तो 5 गुना 2 10 सब यहाँ से मिला, और एक में से 3, तो 10 3 13, बचा कितना? 28। बाकी 28 जो समाधान थे, उस 28 समाधान में एकक मानव कंकाल मिला था। रिपीट कर रहे हैं, हमारा जो मदाहा वाला एरिया था वहां पे समाधान मिला कितना? 41। इस 41 में एक ऐसा समाधान था जहां 3 मानव कंकाल मिला, जहां 3 मानव कंकाल मिला। 5 ऐसा समाधान था जहां 2-2 मानव कंकाल मिला, यानी जुग्म में था। और बाकी के जो 28 थे उसमें से एकक मानव कंकाल मिला था, कहाँ? मदाहा में। और 4 मानव कंकाल कहाँ से मिला था? सराय नहार से। 4 मानव कंकाल कहाँ से मिला था? सराय नहार से। अब आगे चलते हैं। एक बिंद क्षेत्र है अपना, और बिंद क्षेत्र में एक लेखिया करके जगह है, लेखिया। लेखिया, यहाँ 17 मानव कंकाल मिला। एक एक बुक है पुरातत्व विमर्श। पुरातत्व विमर्श जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, जे.एन. पांडे की लिखित बुक है पुरातत्व विमर्श। उसमें कहा गया है कि जो लेखिया वाला क्षेत्र है बिंद का लेखिया वाला जो क्षेत्र है, वहां से 17 मानव कंकाल मिले थे। कितने? 17 मानव कंकाल मिले थे। और वहां लघु पाषाणिक उपकरण भी मिला था। लघु पाषाणिक उपकरण, पाषाण का बना हुआ छोटे छोटे उपकरण भी मिला था। और वहां पर शिलाश्रय संख्या 1 से ये सब चीज मिला। जो लघु पाषाण उपकरण की अगर हम बात करें तो शिलाश्रय संख्या कितना से मिला था? 1 से मिला था। ये कहना है जे.एन. पांडे साहब का। कौन सी किताब में? पुरातत्व विमर्श में। लेकिन अमेरिका के एक बड़े विद्वान हुए, उन्होंने जॉन लुकास, उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि जो लेखिया वाला एरिया है, जो लेखिया वाला एरिया है बिंद क्षेत्र का, वहां से 17 मानव कंकाल नहीं बल्कि 27 मानव कंकाल मिला है। मतलब वहां पे जो अवशेष मिले हैं वो 17 मानव कंकाल का नहीं है, 27 मानव कंकाल है। जबकि पांडे साहब क्या कर रहे हैं? 17 मानव कंकाल का है। तो कंफ्यूजन नहीं करना है। पांडे साहब के अनुसार 17 मानव कंकाल और लघु पाषाणिक उपकरण, जबकि जॉन लुकास के अनुसार 27 मानव कंकाल। कहां से? लेखिया से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो पशुपालन है वो किस काल में प्रारंभ हुआ? पशुपालन किस काल में प्रारंभ हुआ? एक सेकंड, दिख रहा है बोर्ड यहाँ पर, ये वाला पॉइंट। पशुपालन किस काल में प्रारंभ हुआ? तो पशुपालन जो है वो मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था, जिसका साक्ष्य हमें कहां से मिला है? तो जो होशंगाबाद एरिया है उत्तर प्रदेश का, होशंगाबाद जो एरिया है मध्य प्रदेश का, सॉरी, होशंगाबाद एरिया कहाँ का? मध्य प्रदेश का। वहां आदमगढ़ नाम का एक जगह है, आदमगढ़। ठीक है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश का आदमगढ़ एरिया से हम लोगों को पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य मिला। और दूसरा जगह है बागोर, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में, बागोर, बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में। तो पशुपालन के प्रारंभ होने का जो साक्ष्य है वो हम लोगों को 2 जगह से मिला, आदमगढ़ और बागोर, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य मिला है। और ये कब का है? तो मध्य पाषाण काल में हुआ है पशुपालन शुरू। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? पशुपालन शुरू। फिर जब पशुपालन हुआ तो फिर बोलता है कि खाद्यान्न का उत्पादन कौन से काल में हुआ? हम लोग खाने के लिए जो खाद्यान्न उत्पादन करने लगे, खेती करने लगे, वो कब से करने लगे? वो नवपाषाण काल की बात है। मध्य पाषाण काल में हम लोग पशुपालन शुरू किए। पशुपालन के बाद जब नवपाषाण काल आया तब हम लोगों ने खाद्यान्न उत्पादन करना शुरू किया। कब? नवपाषाण काल में। और खाद्यान्नों का उपकरण जो उत्पादन शुरू हुआ तो कृषि का साक्ष्य मिला। कि कहां से कृषि का साक्ष्य मिला था? कहता कि कृषि का जो प्रथम नवीनतम खोज के आधार पर अगर हम बात करें, कृषि का साक्ष्य वैसे तो पहले माना जाता था मेहरगढ़ को, लेकिन जो अभी लेटेस्ट रिसर्च हुआ है, लेटेस्ट रिसर्च के आधार पर कहा गया है जो प्राचीनतम कृषि का जो साक्ष्य है, कृषि मतलब ये नहीं कह रहा कि धान गेहूं चावल क्या, वो पूरा कृषि का साक्ष्य। तो प्रथम कृषि का साक्ष्य जो नवीनतम खोज के अनुसार है वो जगह है आपका लहुरादेव। लहुरादेव नाम इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का संतनगर जिला में है। उत्तर प्रदेश के संतनगर जिला में लहुरादेव नाम का स्थान है। वहीं पे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिला है, जो लेटेस्ट
आपका क्या बोलते हैं रिसर्च है उसके आधार पर। लेकिन इस रिसर्च से पहले हम लोग मेहरगढ़ को मारते थे आंसर। तो अगर मेहरगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो लहुरादेव ऑप्शन में होगा, और लहुरादेव ऑप्शन में नहीं है तो मेहरगढ़ ऑप्शन में रहेगा। क्यों? क्योंकि प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य लेटेस्ट जो रिसर्च है उसके आधार पर हम लोग मानेंगे क्या, लहुरादेव। और अगर लहुरादेव ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम लोग मानेंगे मेहरगढ़। क्यों? क्योंकि मेहरगढ़ से इससे पहले जो खोज हुआ था तो वो मेहरगढ़ को मानता था। मेहरगढ़ कहाँ है भाई? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान में। मेहरगढ़ से हम लोगों को गेहूं का साक्ष्य मिला था और लहुरादेव से हम लोगों को चावल का साक्ष्य मिला। मेहरगढ़ से हम लोगों को किसका साक्ष्य मिला था? गेहूं का साक्ष्य मिला था। और लहुरादेव से हम लोगों को चावल का साक्ष्य मिला है। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर बात करें, कभी कभी आ जाता है प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कहां से मिला है। प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कहां से मिला है या चावल की भूसी का साक्ष्य कहां से मिला, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो प्राचीनतम चावल का साक्ष्य की अगर हम बात करें, ठीक है, कब? इस नवीनतम रिसर्च से पहले, लहुरादेव से पहले जो रिसर्च हुआ था उसके आधार पर। तो उसके आधार पर जो साक्ष्य मिला था चावल का, जिसमें मेहरगढ़ हम लोग मान रहे थे कि प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ है, तो उस समय अगर क्वेश्चन आता कि प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कहाँ मिला है तो उसका आंसर क्या होता हम लोगों का? कोल डिहवा। कोल डिहवा। कोल डिहवा ये हम लोगों का बेलन घाटी क्षेत्र में है, इलाहाबाद वाले एरिया में। बेलन घाटी क्षेत्र इलाहाबाद वाले एरिया में। बेलन घाटी क्षेत्र इलाहाबाद वाले एरिया में। लेकिन अब जो नवीनतम रिसर्च आ गया है उसमें क्या बोल मानेंगे, प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहां से मिला है तो लहुरादेव से मिला है। ठीक है, प्राचीनतम चावल की भूसी का साक्ष्य पूछ देगा तो हम लोग कोलडीवा इलाहाबाद मार देंगे। प्राचीनतम चावल की भूसी का साक्ष्य कहां से? कोलडीवा से, बेलन घाटी क्षेत्र से। अच्छा, एक और क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी में या वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी मिला करके कहिए इसको, कि जो चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य है या प्राचीनतम सबसे पहले उत्पादन कहाँ किया गया होगा, आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो वो था चीन। चीन में। चीन में जो यांगत्सी नदी है, यांगत्सी नदी का जो घाटी क्षेत्र है वहीं पे चावल का साक्ष्य भी मिला है। चीन के यांगत्सी नदी घाटी क्षेत्र से हम लोगों को चावल का साक्ष्य मिला है। मक्का का प्रथम साक्ष्य की अगर बात करें, मक्का का प्रथम साक्ष्य की अगर बात करें तो हम लोगों को मैक्सिको से मिला है। मौ से मक्का, मौ से मैक्सिको। मक्का का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? मैक्सिको से मिला है। बाजरा का प्रथम साक्ष्य की अगर बात करें, बाजरा, तो फिर चीन। बाजरा चीन। मक्का मैक्सिको, बाजरा चीन। इसके अलावा सोरघम, हम लोग 8 प्रकार के पढ़े, खाद्यान्न पढ़े हैं ना, सबके बारे में लिख रहे हैं। मक्का कहां से मिला? मैक्सिको से मिला। बाजरा कहां से? चीन से। सोरघम, ये जो सोरघम वाला खाद्यान्न है उस इसका जो पहला उपज किया गया था, पहले उत्पादन किया गया था वो पूर्वी अफ्रीका में किया गया था। कहाँ किया गया था? पूर्वी अफ्रीका में किया गया था। उसी तरह से राई का जो प्रथम साक्ष्य मिला है वो दक्षिण पूर्व एशिया से मिला है। राई का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? दक्षिण पूर्व एशिया से मिला है। जई का कहां से मिला है? तो यूरोप से मिला है। फिर से देख लेते हैं। चावल और गेहूं जो नवीनतम साक्ष्य है, नवीनतम रिसर्च है, उसके आधार पर प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य लहुरादेव, संतनगर, यूपी। संत कबीर नगर, यूपी। लेकिन इस रिसर्च से पहले मेहरगढ़ पाकिस्तान। मेहरगढ़ पाकिस्तान से क्या मिला था? मेहरगढ़ पाकिस्तान से क्या मिला था? गेहूं का साक्ष्य। जबकि लहुरादेव से हम लोगों को क्या मिला है? चावल का साक्ष्य। इसके अलावा एक और बात बोले हम लोग क्या, कि जो प्राचीनतम चावल की भूसी का साक्ष्य है वो कहां से मिला? प्राचीनतम चावल की भूसी का साक्ष्य कहां से मिला था? तो वो कोलडीवा वाले एरिया से मिला था। कोल डिहवा जो बेलन घाटी क्षेत्र में इलाहाबाद में है। यांगत्सी नदी जो चीन का एरिया है वहां से हम लोगों को किस चीज के बारे में मिला साक्ष्य? वो है चावल। यांगत्सी नदी से किस चीज का साक्ष्य मिला था? चावल के बारे में। मक्का मैक्सिको, बाजरा चीन, सोरघम पूर्वी अफ्रीका, राई आपका हो गया दक्षिण पूर्व एशिया का, और जई हो गया यूरोप का। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब और कुछ पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। चलिए, दिख रहा है यहाँ का लिखा हुआ, देखिए। कहा कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहां से प्राप्त हुआ है? मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहां से प्राप्त हुआ है? तो वो है बुरजहोम। बुरजहोम करके एक जगह है जम्मू कश्मीर में, जहां एक समाधान ऐसा मिला कि मानव का तो कंकाल था ही, उसके साथ में कुत्ता का भी कंकाल रहा है था। इसका मतलब क्या था कि ये या तो ये कुत्ता बहुत स्वामी भक्त था जिस कारण
स्वामी की मृत्यु होने के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई होगी, तो दोनों को एक साथ दफन कर दिया गया होगा। ठीक है, ऐसा हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो बुर्जहोम से हमें क्या मिला? मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला। दूसरा चीज बुर्जहोम से और क्या मिला था? वहां गर्त आवास का साक्ष्य मिला है। गर्त आवास करने का मतलब गड्ढे में घर, गर्त आवास मतलब गड्ढों वाला घर, गड्ढों वाला घर, गर्त आवास मतलब गड्ढों वाला घर। ये गड्ढों वाला घर का साक्ष्य कहां से मिला है? बुर्जहोम से ही मिला है। तो बुर्जहोम से हम लोग को दो चीज याद रखना है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते कुत्ते का कंकाल, और गर्त आवास, गर्त आवास मतलब गड्ढों वाला घर। एक जगह है गुफ कराल, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। गुफ कराल, गुफ कराल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही है। इस गुफ कराल से क्या क्या चीज मिला? तो गुफ कराल के बारे में कहा जा रहा है कि यह नवपाषाणिक स्थल है, यानी नवपाषाण काल का स्थल है। गुफ कराल कैसा स्थल है? तो नवपाषाण काल का स्थल है। और यहाँ से हम लोगों को कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? गुफ कराल से। अच्छा, गुफ कराल शब्द का जो अर्थ है वो होता है कुलाल। गुफकराल शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कुलाल, जिसका अर्थ होता है कुम्हार की गुहा, कुम्हार की गुहा। गुफकराल का क्या अर्थ हुआ? कुम्हार की गुहा। हम लोग जानते हैं चिरान, चिरान जो जगह है वो सारण बिहार में है। चिरान कहाँ है? सारण बिहार में। ये भी नवपाषाण काल का स्थल है, नवपाषाण काल का स्थल है, जहां से हम लोगों को हड्डी का उपकरण मिला है, हिरण के सिंग से बना हुआ उपकरण मिला है। तो हिरण से बना हुआ, हिरण के सिंग से बना हुआ उपकरण और हड्डी का उपकरण कहां से मिला? चिरान जगह है, सारण बिहार में। एक है बृहत पाषाण स्मारक, ये नवपाषाण काल का ही है चीज। बृहत पाषाण स्मारक एक्चुअली क्या है? बृहत मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर, बड़े पत्थरों वाला कोई स्मारक मिला था। तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि जो बृहत पाषाण स्मारक है वहां क्या, वो कैसा स्थल था? तो वो जो स्थल था वहां पे सब का दफन किया जाता था, इसलिए हम लोग बोलते हैं मृतक को दफनाने का स्थल था। बृहत पाषाण जो स्मारक है वो क्या था? मृतक को दफनाने का स्थल है। संगन कल्लू एक मैसूर के पास बेल्लारी जनपद है कर्नाटक में, मैसूर के पास बेल्लारी जनपद जो कि कर्नाटक में है, वहां एक जगह है संगन कल्लू। यह भी नवपाषाण काल का स्थल है, नवपाषाण काल का स्थल है, जहां से हमें राख का टीला मिला है। क्या मिला है? राख का टीला। राख का टीला कहां से मिला है? संगन कल्लू के से मिला है। अब देखिए, जैसे ही बात राख की होती है तो अगर आ जाए क्वेश्चन कि आग का उपयोग मानव ने सर्वप्रथम किस काल में किया, आग का उपयोग मानव ने सर्वप्रथम किस काल में किया, तो ना तो हम लोग पूरा पाषाण में पढ़े, ना ही यहाँ पे मध्य पाषाण में पढ़े, लेकिन जैसे ही हम लोगों को नव पाषाण काल का एक जगह मिल जा रहा है संगन कल्लू, जहाँ पे हम लोगों को राख के बारे में पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे हमको राख का टीला मिला है। मतलब क्या हुआ कि नव पाषाण काल से ही हम लोग आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। आग का जो प्रथम प्रयोग हुआ किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में हुआ। अच्छा, राख का टीला कहां से मिला? संगन कल्लू से मिला। कुछ और छोटे छोटे राख के टीले भी मिले, उसका दो नाम है। एक है आपका पिकली हल और उतनूर। पिकली हल और उतनूर, यहाँ देखिए, पिकली हल और उतनूर, पिकली और उतनूर से भी, पिकली हल और उतनूर से भी हम लोग क्या मिला है? राख का टीला। तो राख का टीला के लिए तीन नाम इंपॉर्टेंट है, संगन कल्लू, ठीक है, संगन कल्लू, पिकली हल और उतनूर। उतनूर, पिकली हल, उतनूर, संगन किला, संगन कल्लू। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है कि सबसे पहले धातुओं में हम लोगों ने क्या उपयोग किया था? लोहा, तांबा, सोना, चांदी, कौन सा धातु हम लोग उपयोग किए थे? इसका आंसर क्या है? कॉपर, तांबा। तो सबसे पहले मानव ने धातुओं में उपयोग किसका किया? तांबा का किया था। और इसी वजह से हम लोग एक काल को बोलते हैं ताम्र पाषाण काल, जब तांबा और पाषाण दोनों से मिला हुआ उपकरण हम लोगों को मिलता था, उसको हम लोगों ने बोला ताम्र पाषाण काल। अब ताम्र पाषाण काल के लिए कुछ बात तो करें, तो भारत में ताम्र पाषाण काल का जो एरिया है, कौन कौन से जगह से मिला है, तो एक क्षेत्र है आहार, बागोर, ओजियाना, गिलुन और बालाथल। आहार, बागोर, ओजियाना, गिलुन और बालाथल। और बागोर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही। बागोर कहाँ है? बागोर कहाँ? भीलवाड़ा, राजस्थान में। यानी ये जो एरिया जितना भी सब हम लोग राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं, आहार, बागोर, ओजियाना, गिलुन और बालाथल। राजस्थान का कौन सा घाटी? तो बनास घाटी। ये चार पांच स्थल ऐसे हैं बनास घाटी का, जिसको हम लोग आहार, बागोर, ओजियाना, गिलुंद और बालाथल, इसको बनास संस्कृति का स्थल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बनास संस्कृति का स्थल बोलते हैं। तो बनास संस्कृति क्यों प्रसिद्ध है और क्या क्या चीज मिला? तो देखिए, जो आहार वाला एरिया है, आहार, इसका जो प्राचीनतम नाम ही था ताम्बवती। आहार एरिया का प्राचीनतम नाम ही था ताम्बवती। ताम मतलब तांबा, ताम्बवती यानी तांबों वाली जगह, ताम्बवती मतलब तांबों वाली जगह। तो ताम्बवती, इससे पता चल रहा है कि आहार, बागोर, ओजियम, गिलुंद और बालाथल में क्या तांबा मिल रहा था। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें है, जो बालाथल है, ओजियाना है और गिलुंद,
बालाथाल, ओजियाना और गिलुन, ये 3 जगह ऐसा था, बालाथाल, ओजियाना और गिलुन, जहाँ के जो घर थे उसके चारों ओर चारदीवारी थी। बालाथाल, ओजियाना और गिलुंद, इन एरिया के जो घर थे, आवास थे, उनके चारों ओर क्या थी? चारदीवारी थी। ठीक है। इसके अलावा जो ये बना संस्कृति का जो स्थल है, वहां से क्या प्राप्त हुआ है? मिट्टी और पक्की ईंटों का घर प्राप्त हुआ है। मिट्टी और पक्की ईंटों का घर। तो एक पर्टिकुलर एरिया है गिलुंद, ये वाला जो गिलुंद वाला एरिया है, यहाँ से मिट्टी का भी घर है और पके ईंटों का भी घर प्राप्त हुआ है। कहाँ से? गिलुंद से। मिट्टी और पके ईंटों का घर कहाँ से प्राप्त हुआ है? गिलुंद से प्राप्त हुआ है। एक और, कृष्ण लोहित मृदभांड। कृष्ण लोहित मृदभांड किस संस्कृति की सबसे फेमस चीज है? तो इसका बोलते हैं आहार संस्कृति। ठीक है, आहार संस्कृति। कृष्ण लोहित मृदभांड किस संस्कृति की है? तो आहार संस्कृति है। कृष्ण लोहित मृदभांड किस संस्कृति की है? तो आहार संस्कृति की है। ठीक है, ये तो राजस्थान का बात कर लिया, आहार, बागोर, ओजियाना, गिलुंद और बालाथल, जब ताम्रपाषाण काल में ये सब स्थल में क्या क्या हुआ। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में चलते हैं, इसी ताम्रपाषाण काल के समय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एरिया है मालवा, कायथा, एरन और नवदा टोली। रिपीट कर रहे हैं, मालवा, कायथा, एरन और नवदा टोली, ये चारों स्थान मध्य प्रदेश के हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो नवदा टोली है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एच.डी. संकालिया ने उत्खनन करवाया था। नवदा टोली जो है, यहाँ पे किसने उत्खनन करवाया? एच.डी. सांकालिया ने। एच.डी. सांकालिया ने उत्खनन करवाया था। और इस नवदा टोली से मिट्टी, बांस और फूस के बने वृत्ताकार घर मिला था। मिट्टी, बांस और फूस से बना हुआ वृत्ताकार घर कहां से मिला था? नवदा टोली से मिला था। इसके अलावा जो नवदा टोली का एक गुण ये था कि यहाँ पे जो मृदभांड होते थे, नवदा टोली के जो मृदभांड होते थे, उसमें ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण किया हुआ रहता था। ज्यामितीय, ठीक है ना, ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण हुआ होता था। पहले में ज्यामितीय आरेख नहीं होता था, लेकिन जो नवदा टोली का जो अपना लाल काले रंग का मृदभांड था, लाल काले रंग का जो मृदभांड था, उसमें क्या था? ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण किया हुआ था। अच्छा, ये जो कायथा वाला जगह है, कायथा वाला जगह के नाम से इस संस्कृति को कायथा संस्कृति बोलते हैं। कायथा जगह मध्य प्रदेश में है, और वहां की संस्कृति को क्या बोल रहे हैं? कायथा संस्कृति बोल रहे हैं। इस कायथा संस्कृति का एक ये चीज था कि यहाँ से हमें 28 कंगन और 2 स्पेशल टाइप का कुल्हाड़ी मिला था। कायथा संस्कृति का 28 कंगन और 2 कुल्हाड़ी, मतलब वो विशेष प्रकार का कुल्हाड़ी था, तो वहां से मिला था, कायथा से मिला था। कायथा से क्या मिला? 2 विशेष प्रकार का कुल्हाड़ी और 28 कंगन। ठीक है, ये जो मालवा वाला एरिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मालवा का जो एरिया है, वो भी अपने 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 उत्कृष्ट मृदभांड के लिए प्रसिद्ध है। मालवा का जो एरिया था, वो उत्कृष्ट मृदभांड के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा मालवा से क्या मिला था? तो चरखे का जो तकली होता है, चरखे की तकलियां कहां से प्राप्त हुई है? वो मालवा से प्राप्त हुई है। चरखे की तकलियां कहां से प्राप्त हुई है? मालवा से प्राप्त हुई है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कायथा संस्कृति के जो बस्ती हुआ करते थे, जो बस्ती, कई सारे घर को मिलाकर के बस्ती बनता है, तो कायथा संस्कृति की जो बस्तियां होती थी, उसकी एक विशेषता थी। कायथा संस्कृति की जितनी बस्तियां थी, उसकी विशेषता थी ये कि वो किले से घिरे हुए थे। किससे घिरे हुए थे? किला से, यानी किलाबंद बस्तियां हुआ करती थी। कायथा संस्कृति की जो बस्तियां हुआ करती थी, वो कैसी होती थी? किलाबंद बस्तियां हुआ करती थी। कायथा संस्कृति की बस्ती कैसी हुआ करती थी? किलाबंद बस्तियां हुआ करती थी। अब एक और संस्कृति हम लोगों को पढ़ना है, वो है जौरवे संस्कृति। कौन सा संस्कृति? जौरवे संस्कृति। देखिए, जौरवे संस्कृति का सबसे बड़ा विशेषता है टोटीदार पात्र। जो पानी का जो पात्र होता था, वो टोटी वाला होता था। ठीक है, टोटीदार पात्र। जौरवे संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उस समय जो पात्र इस्तेमाल होते थे, वो टोटीदार होते थे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें और क्या क्या बात करना है। तो अगर जौरवे संस्कृति की बात करें, तो इसका बहुत सारा क्षेत्र फैला हुआ था। जैसे कि पश्चिमी महाराष्ट्र का जो एरिया है हम लोगों का, अहमदनगर जिले का जौरवे, नेवासा और दैमाबाद। अहमदनगर जिला जो महाराष्ट्र का है, पश्चिम महाराष्ट्र का है, वहां पे 3 स्थल ऐसे थे जो इसके लिए फेमस थे। कौन कौन सा? जौरवे, नेवासा और दैमाबाद। और यही जौरवे के नाम से हम लोग इसको बोलते हैं जौरवे संस्कृति। जौरवे एक जगह है, उसी के नाम से हम लोग क्या बोल रहे हैं? जौरवे संस्कृति। जैसे कायथा संस्कृति बोले बोले ना ऊपर में, तो उसी तरह से आपका यहाँ पे जौरवे संस्कृति हो गया। तो जौरवे संस्कृति जो पश्चिम महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला है, वहां पे 3 स्थल था, जौरवे, नेवासा और दैमाबाद।
अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि जौरवे संस्कृति है उसमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? सबसे बड़ा स्थल जो था वो दैमाबाद था। कौन था? दैमाबाद। ये याद रखिएगा, नोट करके लिख सकते हैं इसको कि दैमाबाद जो है जौरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। अहमदनगर जिला में है जौरवे, नेवासा, दैमाबाद। और नॉर्वे, ये जो जौरवे संस्कृति है टोटल, उस जौरवे संस्कृति में सबसे बड़ा स्थल है वो है दैमाबाद। ठीक है, पूना जिला चलते हैं। लेकिन पहले एक चीज और जान लें कि अहमदनगर का जौरवे, नेवासा और दैमाबाद एरिया फेमस था। और इसमें से जो नेवासा है, नेवासा याद रखिए, याद रखिए, नेवासा, जो नेवासा है वो फेमस था उसके पटसन के लिए। नेवासा में क्या उत्पादन होता था? पटसन। नेवासा में क्या उत्पादन होता था? पटसन। यहीं से पटसन का साक्ष्य हम लोगों को मिला है। तो पटसन का साक्ष्य कहां से मिला? नेवासा से मिला। पश्चिम महाराष्ट्र में नेवासा जगह से हमें किस चीज का साक्ष्य मिला था? पटसन का साक्ष्य मिला था। अब महाराष्ट्र में चलते हैं पुना। पुना में है चंदोली, सोनगांव और इनाम गांव। इनाम गांव सबसे इंपॉर्टेंट है। पुणे का 3 जगह, कौन कौन? सोनगांव, इनाम गांव और चंदोली, ये तीनों इंपॉर्टेंट जगह है। तो जो सोनगांव वाला एरिया था, वहां मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहां से? सोनगांव से, चंदोली से। सोनगांव, चंदोली और तीसरा स्थल कौन सा बोले? सोनगांव, चंदोली और इनाम गांव। जो महाराष्ट्र का पूना वाला एरिया है, पूना जिला है, वहां पे सोनगांव, चंदोली और इनाम गांव, ये तीनों जो जगह है, वहां जब रिसर्च किया गया, खनन किया गया, तो उससे हमें ये मिला कि वहां पे जो शव था वो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर फर्श के अंदर दफनाया गया था। घर का जो फर्श है, उसी फर्श के अंदर उत्तर से दक्षिण दिशा में शवों को दफनाया गया था। ठीक है, तो महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण दिशा में सबको दफनाया गया था उस समय। और अगर साउथ इंडिया की बात पूछे तो वो पूरब से पश्चिम था। कंफ्यूजन नहीं करना, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि जो शव को दफनाने की प्रक्रिया थी महाराष्ट्र में, ठीक है, वो था उत्तर से दक्षिण। घर के नीचे फर्श होता है, उस फर्श के नीचे दफनाया जाता था उत्तर से दक्षिण दिशा में। जबकि साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां पूरब से पश्चिम दिशा में दफनाया जाता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम लोग कहाँ थे अभी? पूना जिला का चंदोली, सोनगांव और इनाम गांव। इन जगह से हमें क्या साक्ष्य मिला? तो उत्तर से दक्षिण सबको दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, घर के नीचे फर्श में। अब इनाम गांव से बहुत सारा चीज रिजल्ट निकल करके आया। जब इनाम गांव का जो उत्खनन हुआ, जो उसको खनन किया गया, तो वहां से बहुत सारा चीज मिला। पहला ये कि चूल्हा सहित बड़ा बड़ा कच्चा मकान। बड़ा बड़ा कच्चा मकान कहां से मिला? इनाम गांव से मिला। और चूल्हा भी था खाना बनाने के लिए। चूल्हा सहित बड़ा बड़ा कच्चा मकान कहां से मिला? इनाम गांव से मिला। उसके बाद गोलाकार गड्ढों वाला मकान का साक्ष्य भी वहीं से मिला है। गोल गड्ढा, गोल गड्ढा क्या हुआ था? तो गोल गड्ढा वाला जो क्या बोलते हैं उसको, गोलाकार गड्ढा वाला मकान भी मिला। कहाँ? इनाम गांव से मिला। और क्या वहां से मिला? 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। 5 कमरों वाला भी एक मकान मिला है। कहाँ? इनाम गांव से। जिसमें से जो 4 कमरा था वो आयताकार था और 1 कमरा था वृत्ताकार। इनाम गांव से एक ऐसा मकान मिला है जिसमें 5 कमरा थे, और उस 5 कमरा में से 4 कमरा जो था वो आयताकार था और 1 कमरा जो था वो वृत्ताकार था। ठीक है, तीसरा पॉइंट इनाम गांव के बारे में ये लिखना है कि जो वहां की बस्तियां थी, जितनी भी बस्तियां थी, वो किलाबंद थी। किला से घिरा हुआ था। इनाम गांव की जो बस्तियां थी वो भी किलाबंद थी, और उसके चारों ओर खाई था। जितनी बस्तियां थी उसके चारों ओर खाई किया हुआ था ताकि बाहरी आक्रमण से बच सके। किस बाहरी आक्रमण से? हो सकता था कि रात में हाथी आ जाए, शेर आ जाए, जंगली जानवर आ जाए। उन चीजों से रक्षा करने के लिए खाई बना हुआ था और किलाबंद किया गया था। अच्छा, इनाम गांव से और क्या मिला? कुंभकार, धातुकार, हाथी के दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले, टेराकोटा यानी मिट्टी का खिलौना बनाने वाले, ये कारीगरों का वहां पे हम लोगों को क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। यानी इनाम गांव में मिस्त्री लोग बहुत ज्यादा थे। ठीक है, मिस्त्री लोग बहुत ज्यादा थे। और जब मिस्त्री जहां ज्यादा होगा, तो अभी हम लोगों के पास एक क्वेश्चन आया था कि मातृ देवी की प्रतिमा कहां से मिली थी? ऑब्वियस सी बात है, इनाम गांव से ही मिली थी। मातृ देवी की प्रतिमा कहां से मिली थी? इनाम गांव से मिली थी। मातृ देवी की प्रतिमा कहां से मिली थी? इनाम गांव से मिली थी। अच्छा, अब चलते हैं मालवा और राजस्थान वाला एरिया। मालवा और राजस्थान वाला एरिया से भी हम लोगों को मूर्ति बहुत सारा मिला है, लेकिन उस मूर्ति में वो वृषभ मूर्ति था, सांड का मूर्ति था। उसको बोलते हैं वृषभ मूर्तिकाएं। मालवा और राजस्थान से हम लोगों को वृषभ मूर्तिकाएं प्राप्त हुई है।
और इससे यह स्पष्ट होता है कि जो यह वाला एरिया था मालवा और राजस्थान का, वहां सांड जो था धार्मिक पंथ का प्रतीक था। सांड किसका प्रतीक था? धार्मिक पंथ का प्रतीक था। कौन? मालवा और राजस्थान वाले एरिया में। क्यों? क्योंकि वहां से हमें क्या साक्ष्य मिला है? वृषभ मूर्तिकाएं मिली है। वृषभ मूर्तिकाएं कहां से मिली है? मालवा और राजस्थान से मिली है। मालवा और राजस्थान से मिली है। वृषभ मूर्तिकाएं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि महाराष्ट्र का जो चंदौली और नेवासा वाला स्थान है, अभी हम लोग बात किए थे ना महाराष्ट्र में नेवासा, चंदौली, यहां से नेवासा और चंदौली से कुछ और ऐसा चीज मिला है, जैसे बच्चे को दफनाया गया था ना, तो बच्चे के जो गला है उस गले में माला बना हुआ था। किस चीज का? तांबे के मनकों का। कुछ कब्र ऐसा मिला बच्चों का जिसके गले में, बच्चों के गले में क्या था? मनका बना हुआ था। किस चीज का? तांबे का मनका से एक हार बना हुआ था। तांबे के मनकों का हार गले में पहना हुआ बच्चों का सब मिला है। कहां से? आपको नेवासा से और चंदौली से। महाराष्ट्र का नेवासा और चंदौली कुछ बच्चों के, और बाकी जो बच्चे थे उनके पास, उनके सब के पास में सिर्फ बर्तन था। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके सब के गले में जो था क्या था? तांबे के मनकों का माला। तांबे के मनकों का माला सब गर्दन में पहने हुए बच्चे के सब मिला है। और कुछ बच्चे थे जिनके सबके पास में सिर्फ बर्तन मिले थे। यानी ये इससे स्पष्ट होता है कि वहां भी अमीरी और गरीबी बात थी। जो अमीर बच्चे थे उनके गले में क्या था? तांबे के मनकों का माला था। और जो साधारण बच्चे रहे होंगे उनके बस बर्तन उर्तन था सबके पास में। ठीक है, दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में अभी हम बताया कि सब कैसे दफनाया जाता था? उत्तर पूरब पश्चिम दफनाया जाता था। दक्षिण भारत में सब कैसे दफनाया जाता था? पूरब पश्चिम। और महाराष्ट्र में कैसे दफनाया जाता था? उत्तर दक्षिण। एक और पॉइंट लिखिए नीचे में कि जो पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत है, वहां संपूर्ण समाधान किया जाता था। संपूर्ण समाधान किया जाता था। संपूर्ण समाधान, इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड ब्यूरल। एक्सटेंडेड ब्यूरल। जबकि जो पूर्वी भारत का एरिया है वहां पे आंशिक समाधान के क्या बोलते हैं? साक्ष्य मिले हैं। पश्चिमी भारत से पूर्ण समाधान के साक्ष्य मिले हैं, और अपना पूर्वी जो भारत है वहां से आंशिक समाधान यानी फ्रैक्शनल ब्यूरल का साक्ष्य मिला है। एक और पॉइंट है गुंगेरिया, मध्य प्रदेश का एरिया। गुंगेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। गुंगेरिया कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसको कहा जाता है कि यहां से 424 तांबा के औजार और हथियार, 424 तांबा के औजार और हथियार, और 102 चांदी का पतला पत्थर। पत्थर नहीं रहता ऐसा, पतला पतला पत्थर रहता है चांदी का बना हुआ। तो कहां से मिला है? गुंगेरिया से मिला है। गुंगेरिया मध्य प्रदेश से हम लोगों को 424 तांबे का औजार और हथियार मिला है, और 102 चांदी का पत्थर मिला है। 102 चांदी का पत्थर मिला। कहां से? गुंगेरिया मध्य प्रदेश से। गुंगेरिया मध्य प्रदेश से क्या मिला है? 424 तांबे का औजार और हथियार, और 102 चांदी का पत्थर। ठीक है, आज का क्लास यहीं कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, सब्जेक्ट जाएगा। ठीक है, इधर का ये लीजिए स्क्रीनशॉट लिए। अच्छा, एक दो पॉइंट और बता दें हम इसका इतिहास के बारे में। छोटा सा 2 पॉइंट और छूट गया, उसको हमको बता देते हैं कि कहा जाता है कि अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, नाम लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको पुरातत्व सर्वेक्षक सबसे पहली बार भारत में नियुक्त किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में 1861 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। ठीक है, उस तरह से अंग्रेज सरकार ने एक सर्वेक्षण विभाग बनाया था, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। कब? 1871 ईस्वी में। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कब बना? 1871 ईस्वी में। और तीसरा पॉइंट यहाँ लिखना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक 1801 प्रथम महानिदेशक जो बनाया गया था वो थे जॉन मार्शल। इनको कौन बनाया था? इनकी नियुक्ति किसने की थी? जॉन मार्शल की कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने की थी। कब? 1901 ईस्वी में, और 1902 ईस्वी से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को प्रथम
पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया था भारत का, ठीक है, जॉन मार्शल। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लिख लीजिए। चलिए हिंट कर रहे हैं।